एक द्वीप जो ईरानी तट से 24 किलोमीटर दूर है, ईरान द्वारा दुनिया को बेचे जाने वाले कुल तेल का 90% इसी से होकर गुजरता है। दशकों तक ईरानी शासन ने कसम खाई थी कि वह कभी ऐसा होने नहीं देगा। उसने बंकर बनाए, मिसाइलें तैनात की और उसके चारों ओर युद्धपोत तैनात किए। मार्च 2026 में अमेरिका के बम वर्षक विमानों ने जो यूनाइटेड किंगडम से 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से उड़ान भरे थे, उस द्वीप पर पहुंचकर एक ही रात में 90 ठिकानों को नष्ट कर दिया। मिसाइल बंकर, नौसैनिक सुरंगों के गोदाम, वायु रक्षा प्रणाली, हवाई अड्डे का नियंत्रण टावर, ईरान ने उस जगह की रक्षा के लिए जो कुछ भी बनाया था वो सब सूरज निकलने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। और अब संयुक्त राज्य अमेरिका बस उस द्वीप को अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रहा है। ईरान इसी चीज से सबसे ज्यादा डरता है और ये हो रहा है। लेकिन इसकी गंभीरता समझने के लिए आपको जानना होगा कि अमेरिका ने यहां पहुंचने से पहले 3 हफ्तों में क्या किया। सालों तक दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों ने एक ही बात कही, ईरान पर असली हमला करना आत्महत्या जैसा होगा। ईरान ने दशकों में मध्य पूर्व के सबसे डरावने शस्त्रागारों में से एक बना लिया था। 2500 मिसाइलें हर दिशा में तैनात थीं। एक नौसेना जो होर्मुज जलडमरू मध्य में तैनात थी, वही जलमार्ग जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। भारी मात्रा में ड्रोन और एक सैन्य योजना जो एक साधारण विचार के इर्द गिर्द बनाई गई थी। अगर कोई आएगा तो उसे ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसे पूरी दुनिया महसूस करेगी। अमेरिकी जनरल ऐसी जंग को नर्क के दरवाजे खोलना कहते थे। पूर्व राष्ट्रपतियों ने ऐसी जंग के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी जो पूरे मध्य पूर्व को निगल सकती है। लेकिन फिर 28 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने जाकर वही किया। तेहरान के समय के अनुसार सुबह 7 बजे थे जब आसमान फट पड़ा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से देश पर सख्ती से शासन कर रहे थे। उन्होंने प्रतिबंधों, जनरलों की हत्याओं, साइबर हमलों और हर तरह के दबावों का सामना किया और जीवित रहे। वह शासन की प्रतिरोधक शक्ति का प्रतीक थे, वह व्यक्ति जिसे पश्चिम कभी छू भी नहीं सका था। उस सुबह वह मर चुके थे। उनके साथ शासन के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक कमांडरों में से 48 को शुरुआती घंटों में खत्म कर दिया गया था। पूरी ईरानी सेना के प्रमुख, देश के एलीट सैन्य बल, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर, रक्षा मंत्री और खुफिया सेवा के प्रमुख। दशकों का सैन्य अनुभव कुछ ही घंटों में मिटा दिया गया और ईरान ने उसी एकमात्र तरीके से जवाब दिया जिससे वो दे सकता था, ताकत के साथ। पहले ही दिन देश ने इजराइल की ओर लगभग 500 मिसाइलें दागी। शक्ति का ऐसा प्रदर्शन जो सभी आशंकाओं को सच साबित करता दिख रहा था। ऐसा लगा कि भले ही नेतृत्व मारा गया हो, ईरान की युद्ध मशीन अब भी खड़ी है। लेकिन अगले 20 दिनों में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल सिर्फ यूं ही किसी भी लक्ष्य पर बमबारी नहीं कर रहे थे, वे ईरान को एक एक करके व्यवस्थित रूप से तोड़ रहे थे, जैसे कोई इंजन खोलता है। शुरुआत हवाई सुरक्षा से होती है। ईरान के पास पूरे देश में फैला हुआ एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का नेटवर्क था जो किसी भी विमान को ईरानी क्षेत्र के ऊपर स्वतंत्र रूप से उड़ने से रोकता था। इसके बिना देश पूरी तरह असुरक्षित हो गया था। एक हफ्ते से कम में इस नेटवर्क का 80% हिस्सा नष्ट हो गया था। जब आप 80% हवाई सुरक्षा खो देते हैं तो क्या होता है? अमेरिकी B-52 बम वर्षक विमान जो बहुत बड़े हैं, 70 साल पुराने हैं, टनों बम ले जा सकते हैं, लेकिन उनमें कोई स्टिल्थ तकनीक नहीं है। वे ईरान के ऊपर उड़ने लगे जैसे ये कोई प्रशिक्षण अभ्यास हो, क्योंकि उनके लिए ये लगभग वैसा ही था। ईरानी आसमान खुला था, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। मिसाइलें ईरान की सबसे बड़ी ताकत थी। ये सभी प्रक्षेपास्त्र सालों से जमा किए गए थे। योजना यह थी कि एक साथ इतनी ज्यादा मिसाइलें दागी जाएं
कि दुश्मन की रक्षा प्रणाली सभी को गिरा न सके। धातु की ऐसी बारिश जो किसी भी संघर्ष को सहना असंभव बना देगी। पहले दिन ईरान ने लगभग 500 मिसाइलें दागी। लग रहा था योजना सफल हो रही है। 10 दिन बाद ये संख्या घटकर प्रतिदिन 40 से भी कम रह गई थी। 20 दिन बाद ये लगभग 0 के करीब थी। और क्या आप जानना चाहते हैं कि यह कैसे संभव हुआ? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने लॉन्चिंग प्लेटफॉर्मों को नष्ट कर दिया। उनमें से 300 ईरान की मिसाइल हमले की कुल क्षमता का 65% खत्म कर दिया गया। हर महीने 100 मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां बमबारी में नष्ट हो गई। हजारों मिसाइलें भी बेकार है अगर लॉन्च न कर सके। और ड्रोन का भी वही हाल हुआ। ईरान ने सस्ते अटैक ड्रोन में भारी निवेश किया था, वही मॉडल जो उसने मध्य पूर्व के आसपास के समूहों को दिए थे। युद्ध शुरू होने के 20 दिन बाद ड्रोन लॉन्च 95% घट गया था। और यहाँ हम इस कहानी के उस हिस्से पर पहुँचते हैं जिसे शायद ही कोई बता रहा है और जो शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। ईरानी नौसेना होर्मुज जलडमरू मध्य की रखवाली करती थी। फ्रिगेट्स, पनडुब्बियां, गश्ती जहाज, तेज नावें, यही वो थी जो यह सुनिश्चित करती थी कि ईरान अगर चाहे तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्ग को बंद कर सकता है। अमेरिकी एडमिरल ब्रैड कूपर, जो मध्य पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के जिम्मेदार है, ने 16 मार्च को घोषणा की कि 100 से अधिक ईरानी जहाज नष्ट कर दिए गए या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। आपको अंदाजा हो, युद्ध से पहले ईरान के पास 109 जहाज और सैन्य नौकाएं थीं। लेकिन एक घटना विशेष रूप से किसी भी संख्या से बेहतर तरीके से बताती है कि ईरानी नौसेना के साथ क्या हुआ। यह खास विवरण लगभग किसी भी समाचार में नहीं आया और यही सबसे चौंकाने वाला है। फ्रिगेट आइरिस डेना फ्रेटा का एक गर्व का स्रोत थी। एक आधुनिक युद्धपोत जो हिंद महासागर में तैनात था, संघर्ष से हजारों किलोमीटर दूर। उसके चालक दल के सदस्य शायद सोचते थे कि वे इतनी दूर है कि सुरक्षित है। एक अमेरिकी पनडुब्बी ने उसे चुपचाप ट्रैक किया, टॉर्पीडो दागे और श्रीलंका के तट के पास उसे डुबो दिया। कम से कम 87 चालक दल के सदस्य उसके साथ समुद्र की गहराई में चले गए, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बचाव के। ये पहला जहाज था जिसे किसी पनडुब्बी ने लड़ाई में डुबोया था, फॉकलैंड युद्ध 1982 के बाद से। 44 साल बाद अमेरिकी नौसेना ने दिखा दिया कि उसके कार्रवाई करने पर कोई जगह सुरक्षित नहीं रहती। ईरान की नौसेना खत्म हो गई। और इसी माहौल में जब हवाई सुरक्षा नष्ट हो चुकी थी, मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी थी, नौसेना समुद्र की गहराई में थी, तब संयुक्त राज्य अमेरिका ने वो कदम उठाया जिसे ईरानी शासन ने हमेशा कसम खाई थी कि वो कभी नहीं होने देगा। खार्ग द्वीप। आगे बढ़ने से पहले सोचिए, अगर आप अमेरिका होते और ईरान की अर्थव्यवस्था बिना पूरे देश पर कब्जा किए नष्ट करना चाहते, तो कौन सी जगह नियंत्रित करना जरूरी होती? जवाब है खार्ग। मैं आपको दिखाता हूं क्यों। देश तेल पर निर्भर है, यही उसकी मुख्य आय का स्रोत है, जिससे सरकार चलती है, सेना को हथियार मिलते हैं, मिलिशिया को पैसे मिलते हैं, और इस तेल का 90%, हाँ 90% खार्ग द्वीप के टर्मिनल से निकलता है, फिर होर्मुज जलडमरू मध्य पार करता है और दुनिया भर के खरीदारों तक पहुंचता है। खार्ग के बिना ईरान के पास पैसा नहीं है, पैसे के बिना शासन अंदर से गिर जाता है। और जानते हैं उस द्वीप का आकार कितना है जो पूरी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है? 22 वर्ग किलोमीटर। ये कई बड़े शहरों के मोहल्लों से भी छोटा है, और वहीं पूरे देश का आर्थिक दिल धड़कता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है। 70 के दशक में अमेरिकी बंधकों के संकट के दौरान जिमी कार्टर ने ईरान को बातचीत के लिए मजबूर करने के लिए इस द्वीप पर हमला करने पर विचार किया था। उन्होंने जोखिम के कारण पीछे हटने का फैसला किया। 80 के दशक में सद्दाम हुसैन और आगे बढ़ गया। इराकी वायुसेना ने खार्ग द्वीप पर बार बार बमबारी की और यहाँ तक कि पूरे महीनों तक इस द्वीप को संचालन से बाहर कर दिया। 50 वर्षों में अब तक
किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह सीमा पार नहीं की थी। 12 मार्च को यूनाइटेड किंगडम से उड़ान भरने वाले अमेरिकी बम वर्षक खार पहुंचे और एक ही अभियान में 90 लक्ष्यों को नष्ट कर दिया। ईरान ने द्वीप की रक्षा के लिए जो भी बनाया था वह एक रात में नष्ट हो गया। शासन ने धमकियों के साथ प्रतिक्रिया दी, कहा कि वह पूरे द्वीप और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ी कंपनियों के तेल बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा। लेकिन विडंबना यह है कि खार का तेल ईरान के लिए अमेरिकियों की तुलना में कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये जीवित रहने और न रहने के बीच का फर्क है। अब जब द्वीप की सैन्य सुरक्षा नष्ट हो चुकी है, अमेरिकी सरकार के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वॉशिंगटन अगला कदम सोच रहा है। खार्ग पर कब्जा करना, द्वीप पर कब्जा करना, उसे तुरुप का इक्का बनाना या आर्थिक आपूर्ति काट देना जब तक वो अंदर से बिखर न जाए। यही वो चीज है जिससे ईरान सबसे ज्यादा डरता था। सिर्फ बमबारी नहीं, बल्कि नियंत्रण में आना, अपनी आखिरी सांसें भी दुश्मन के हाथों में देना। और अब हम उस सवाल पर पहुंच गए हैं जिसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया। क्या यह सब कुछ शासन को गिराने के लिए काफी है? किसी देश की सेना को नष्ट करना अलग है, लेकिन सरकार गिराना बिल्कुल अलग बात है। इस कहानी का सबसे अनिश्चित हिस्सा है कि फिलहाल ईरान में क्या हो रहा है। जब आप कुछ ही घंटों में एक पूरी सेना की नेतृत्व टीम को मार देते हैं, तो सैनिकों के साथ, आदेशों के साथ और उस पद अनुक्रम के साथ क्या होता है जो सब कुछ चलाता है? ईरान के मामले में इसका जवाब था अराजकता। नया सर्वोच्च नेता है मोज्तबा खामेनेई, अली खामेनेई का बेटा, 56 साल का, जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई सार्वजनिक पद नहीं संभाला। उसे जल्दबाजी में एक ऑनलाइन मीटिंग में चुना गया क्योंकि वह इमारत जहां इस चयन के लिए जिम्मेदार समूह आमतौर पर बैठक करता था, वह बमबारी में तबाह हो गई थी। देश के लिए उसका पहला संबोधन न वीडियो था न ऑडियो, बल्कि टीवी प्रस्तोता ने स्क्रीन पर स्थिर फोटो के साथ पाठ पढ़ा। सोचिए, नए नेता का पहला संदेश एक स्थिर फोटो है जिसे टीवी एंकर पढ़ता है। ये शासन के नियंत्रण खोने की स्पष्ट तस्वीर है। आज तक जब से मोज्तबा खामनेई ने पद संभाला है, किसी ने भी उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा है। कोई चलती हुई तस्वीर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई नहीं जानता कि वह ठीक है या नहीं। और सशस्त्र बलों की बात करें तो खैर, खुद ईरानी सरकार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि सेना ने कई यूनिट्स पर नियंत्रण खो दिया है, जो अब पुरानी आदेशों के आधार पर काम कर रही है। जब कोई समन्वय न हो, सेना अंधेरे में फंसी हो और न पता हो कौन आदेश दे रहा है या क्या करना है। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण युद्ध की शुरुआत में ही एक घटना थी। ईरान ने गलती से अपने ही जहाज को निशाना बना दिया। एक ऐसी सेना जो इतनी भ्रमित थी कि उसने खुद से ही लड़ना शुरू कर दिया। और जब शासन खुद को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रहा था, दुनिया देख रही थी और हर देश ये तय कर रहा था कि उसे क्या करना है। चीन, जो ईरान का 90% तेल खरीदता था, चुप रहा। उसने शब्दों में हमलों की निंदा की, युद्ध विराम की मांग की, लेकिन मदद के लिए कुछ ठोस नहीं किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन से होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने में मदद को जहाज भेजने को कहा, पर जवाब सीधा था नहीं। चीन के पास 100 दिनों से अधिक का तेल भंडार और अन्य आपूर्तिकर्ता भी हैं। आखिरकार उसने अपने खुद के हितों को चुना। रूस ने हमलों की और भी कड़े शब्दों में निंदा की, लेकिन उसने भी इसके अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि पुतिन सीधे तौर पर एक अमेरिकी राष्ट्रपति का सामना करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, जो उस समय दुनिया के सामने उनके सहयोगियों को बर्बाद कर रहे थे। और यूरोप, खैर, वो बटा हुआ है, आंतरिक दबाव का सामना कर रहे, और अनिच्छुक यूनाइटेड किंगडम ने विशिष्ट अभियानों के लिए अपने ठिकानों के उपयोग की अनुमति दी। जर्मनी, स्पेन और महाद्वीप के एक बड़े हिस्से ने किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया है। नाटो ने कहा कि यह गठबंधन का युद्ध नहीं था। ट्रंप ने इनमें से किसी पर समय नहीं गंवाया। तो हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं, क्या शासन गिर जाएगा? सच कहे तो कोई नहीं जानता।
हम जो जानते हैं वो ये है, 20 दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने वो सब कुछ नष्ट कर दिया जिसे बनाने में 40 साल लगे थे। इस शासन ने अपनी नेतृत्व क्षमता, अपनी नौसेना, अपनी मिसाइल क्षमता और अपनी हवाई सुरक्षा 3 हफ्तों से भी कम समय में खो दी। और वह द्वीप जो इस सबको आर्थिक रूप से समर्थन देता है, अब अमेरिकी पहुंच के भीतर है। एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस बॉक्सर अभी अभी सैन डिएगो से निकला है। उसके साथ यूएसएस पोर्टलैंड भी है और यूएसएस कॉमस्टॉक। ये तीनों जहाज 11वीं मरीन बटालियन को ले जा रहे हैं। ये 2500 से ज्यादा सैनिक हैं जिनके पास F-35B लड़ाकू विमान हैं जो हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं। साथ ही अटैक हेलीकॉप्टर और लैंडिंग बोट्स भी जहाज पर मौजूद है। वे तय समय से 3 हफ्ते पहले रवाना हो गए थे। इसमें यूएसएस ट्रिपोली भी शामिल है जो पहले से ही जापान से आकर हिंद महासागर में है, जिसमें 2000 और मरीन हैं। 2 पूरी सैन्य टुकड़ियां एक ही समय में फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रही है, जिनके पास जमीनी अभियानों के लिए विशेष उपकरण हैं। और जब इन सब बातों का विश्लेषण इतिहास की किताबों में किया जाएगा तो शायद ये साफ हो जाएगा कि इस युद्ध में अमेरिका का सबसे शक्तिशाली हथियार कोई बमवर्षक, कोई पनडुब्बी, कोई मिसाइल नहीं था, बल्कि ये था कि वे शासन के पैसों का नल को बंद करने की क्षमता रखते थे। और सब कुछ यही संकेत देता है कि जल्द ही वह नल बंद कर दिया जाएगा। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ईरान हार मान लेगा या इन सब के बावजूद भी वह विरोध करता रहेगा? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। अगर इस वीडियो ने आपको दुनिया में क्या हो रहा है ये समझने में मदद की है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो जानना चाहता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला विश्लेषण न चूकें। अगली बार मिलते हैं।